नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जब भी कभी आर्थिक अपराध की, मनी लॉन्ड्रिंग की या भ्रष्टाचार की बात होती है तो ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता भी संवेदनशील हो गई है। और ऐसे में जब प्रियंका वाड्रा का नाम भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में सामने रखा तो फिर सबका ध्यान इस ओर आकर्षित भी हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कैसे ईडी के मामले में प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, करेंगे इसी पर आज न्यूज नाइट में चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बढ़ी मुश्किलें। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का जिक्र। एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है ये मामला। दिल्ली में जदयू की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सब कुछ नॉर्मल। दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। नई अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों का करेंगे रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में लिया हिस्सा। आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए तालमेल के साथ काम करने को कहा। हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के गुना में हुए भीषण सड़क हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन। गुना जिले के कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सहित परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को पद से हटाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने जताई मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। और भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को नहीं होगी फांसी। कतर में देहरा ग्लोबल मामले में कम की गई सजा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। यह मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप हैं। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर उसी जमीन को उसी रियल एस्टेट एजेंट को बेच दिया। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहली बार प्रियंका वाड्रा का नाम, उनका भी जिक्र किया है। रॉबर्ट वाड्रा पर पहले ही कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलग अलग राज्यों में जमीन को लेकर ही कई मामले उन पर पहले से ही चल रहे हैं। और उनके बाद अब ये पहली बार हुआ है कि प्रियंका वाड्रा का नाम, उनका जिक्र भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में किया है। हालांकि प्रियंका वाड्रा को आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है, लेकिन उनका भी नाम ईडी की चार्जशीट में सामने आया है। और ये मामला है जब फरीदाबाद में 5 एकड़ जमीन प्रियंका वाड्रा ने खरीदी। खैर, ये पूरा मामला है जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले के तहत किस तरीके से ये तार जुड़ते से नजर आ रहे हैं, कैसे ये इस संकेत को सामने ला रहा है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन क्या है मामला, ये आपके सामने हम रखना चाहेंगे, क्योंकि इस मामले के तहत अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं
कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा उन दोनों पर ही ईडी की आंच आती नजर आ रही है। इस मामले का अगर आप देखते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा एक ही एजेंट है जिससे रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 में जमीन खरीदी। 40 एकड़ जमीन के 3 टुकड़े रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदे, यानी 120 एकड़ जमीन। यही नहीं, प्रियंका वाड्रा ने भी 2006 में 5 एकड़ जमीन खरीदी और सीसी थम्पी ने भी उसी समय के आसपास 486 एकड़ जमीन खरीदी है। आप यहाँ वक्त का अंदाजा जरूर लगाइए कि वही साल लगभग आसपास का वक्त रहा है जब ये जमीन एक ही एजेंट से इन तीनों ने खरीदी। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि इसी रियल एस्टेट एजेंट पाहवा को रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन पाहवा से ही खरीदी थी, उसी जमीन को उन्होंने पाहवा को ही वापस बेच दिया। और ये 2010 से पहले की बात है। और प्रियंका वाड्रा ने भी 2010 तक ही अपनी जो जमीन खरीदी थी वो भी पाहवा को ही वापस बेच दी, यानी जिससे आपने खरीदी उसी को आपने वापस बेच दी। और ये वो व्यक्ति है जिससे सीसी थम्पी ने भी जमीन खरीदी थी। आगे बढ़ते हैं। सीसी थम्पी, ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो नाम है जिसका संबंध, जहां एक और वाड्रा के करीबी माने जाते हैं, ये वाड्रा के साथ काम करते नजर आते हैं, उनके सहयोगी भी हैं, तो वहीं ये संजय भंडारी का भी सहयोगी है। संजय भंडारी कौन है? हालांकि खबरों में आप लगातार इस नाम से वाकिफ होते रहे हैं, लेकिन आपके सामने ये भी रखते हैं कि संजय भंडारी कौन है, क्योंकि ये जो हथियार व्यापारी है, ये कई मामलों में ये इसकी खोज की जा रही है। संजय भंडारी नामजद है, इस पर कई मामले सामने हैं। संजय भंडारी को आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो मामले हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है, कर चोरी का मामला भी है, विदेश में अघोषित संपत्ति रखने का मामला भी है। 2016 में ये भागकर ब्रिटेन चला गया था, जिसके बाद भारत की सरकार ने वहां लंबा प्रयास किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने भी इसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तो ये है संजय भंडारी, जो पहले से ही वांछित है हमारे देश में। और इसी संजय भंडारी का करीबी रहा है सीसी थम्पी, जो करीबी रहा है वाड्रा का, जो हमने आपके सामने अभी तस्वीर रखी। सीसी थम्पी की अगर हम बात करें तो सीसी थम्पी जहां वाड्रा का करीबी भी है और सहयोगी भी है, तो वहीं जमानत पर ही वो इस वक्त बाहर घूम रहा है। संजय भंडारी का साथी है वो, और ब्रिटेन में काला धन छिपाने में मदद करने का आरोप है उस पर। इस बात को खास गौर करना चाहिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा पर ही जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर आप उन पर नजर डालते हैं तो सबसे ऊपर लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति, इसके मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर चल रहा है लंदन में। और सीसी थम्पी, जिसका हमने आपको बताया कि विदेशों में संपत्ति में काला धन लगाने के जो मामले हैं, ये आरोप सीसी थम्पी पे भी लगे हैं। इसके अलावा जो वाड्रा पर, रॉबर्ट वाड्रा पर जो मामले हैं उसमें जहां को लंदन की बात है, तो वहीं बीकानेर मनी लॉन्ड्रिंग मामला भी है। गुड़गांव में जो जमीन खरीदी गई है उसमें भी अनियमितता की बात है। ये तमाम मामले हैं जो ईडी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा पर चलते जा रहे हैं। इस तरह के मामले ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। गुड़गांव में जमीन खरीद में भी अनियमितता का मामला, ये तभी वो मामले हैं ये सारे जो खबरों में भी आप इनके बारे में जानते रहे हैं। लेकिन अगर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं या इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि प्रथम दृष्टिया अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये तार कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं। और जब बात सीसी थम्पी की होती है, संजय भंडारी जैसे नामों के साथ कहीं ना कहीं लिंक नजर आता है, तो फिर सवाल गहरा जाते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है ईडी की जांच, प्रियंका वाड्रा पर भ्रष्टाचार की आंच। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का नाम आया है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनके पति पर विभिन्न मामले ईडी के द्वारा पहले से ही चलाए जाते रहे हैं। और इन मायनों में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि आज उनका नाम आना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनीष शुक्ला, जो भाजपा के प्रवक्ता है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल जुड़े हैं। आप यूं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन कांग्रेस समर्थक हैं, तो कांग्रेस का हमने जब उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने किसी प्रवक्ता को भेजें तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, ऑर्गेनाइजर के संपादक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, अमूमन ये बात कांग्रेस की ओर से लगातार कही जाती है, विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार कही जाती है, और शायद अपने जवाब में आप इस बात को पुनः सामने रखेंगे कि विपक्षी दलों पर तो इस तरह के मामले होते रहते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो जवाबदेही तय की जानी ये जरूरी मानी जाती है। इस मामले पर या
रॉबर्ट वाड्रा पर तो मामले चल रहे हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा का पहली बार नाम आना कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जिस तरीके से हमने तार जोड़ने का एक प्रयास किया, कि कहीं लगता है प्रथम दृष्टया कि कुछ तार तो जुड़ते नजर आ रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दो तीन चीजें जो आपने अपनी भूमिका में भी रखी और जो ईडी के चार्जशीट में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रियंका गांधी का नाम है चार्जशीट में, लेकिन आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं। वो तो पहला मामला जी जो आपने भी बताया कि वो अधिकृत आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं। तो नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, किसी ने जमीन खरीदी जिस व्यक्ति से, उसी को कुछ साल बाद 2006 में जमीन खरीदी और 2010 में जमीन बेच दी। एक ही व्यक्ति को क्या दोबारा जमीन बेचना भारत में कोई अपराध की स्थिति है? ऐसे जो देश भर में खोजेंगे तो ऐसे हम लोगों को करोड़ों की संख्या में ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेंगे हम लोगों को। मुख्य मामला क्या है देखिए, अब मैं वो आपको समझा देता हूं ममता जी। मुख्य मामला यह है कि कल कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा की घोषणा की, जिससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े पड़े हुए हैं, और आज एजेंसी में उनका जो है कि ईडी में उनका नाम आ गया। हम लोग तो अभी भी याद करते हैं, भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उस बात से मैं बड़ा खुश हुआ था। उन्होंने बोला था कि एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, वो भी सीना ठोक के कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उसमें जिस आरोपी को लेकर सबसे ज्यादा उन्होंने वर्णन किया था, नेचुरल करप्ट पार्टी बता के एनसीपी को सिंचाई घोटाले का 70,000 करोड़ का वर्णन किया था। ईडी काफी उसमें आक्रामक भी थी। कुछ समय बाद, यानी उसके कुछ घंटों के बाद ही हम लोगों ने देखा कि वो एक तरह से इनके सहयोगी राजनीतिक पार्टियों में आ गए, तोड़ दिया उन्हें, और वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बने। और उन्हें पूरे, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरे महाराष्ट्र का जो है कि खजाना मंत्री भी बना दिया। तो आज के स्थिति में क्या है कि अगर आपके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापेमारी हो रहे हैं, तो वो और लोगों के बीच में है कि आप सरकार की सच्चाई खुलकर रख रहे हैं, और लोग उसे सजा के रूप में नहीं देखते, उसके आरोपी के रूप में नहीं देखते ममता जी। लोग उसे देखते हैं कि यह भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। ये स्थितियां बना दी है इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस सरकार ने। चलिए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन जो आपने एक लाइन खाली मैं कह रहा हूं, हम लोगों को याद है, आज देखिए 22 जनवरी राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उस जगह पर हम लोगों ने देखा था अयोध्या में कि 10:30 बजे रजिस्ट्री होती है, और उसी जमीन की रजिस्ट्री 11 बजे भी होती है, और उससे कितने गुना दाम उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां पे ये मुद्दा अलग है। लेकिन आपने जो बिंदु उठाए हैं उनको मैं मनीष शुक्ला जी के पास लेकर जाना चाहूंगी। मनीष जी, ये बात विपक्ष हमेशा उठाता है कि जब भी कोई ऐसी बात ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से आती है कि भाई कांग्रेस ने या विपक्षी दल ने ये किया इसलिए ये हो गया, लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता है कि भाई भ्रष्टाचारी होते हैं लेकिन भाजपा में जाकर भ्रष्टाचारी नहीं रहते, ये दो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, डिबेट का समय तो सीमित है, तो हमको लगता है पहले जिस विषय पे आपने डिबेट आमंत्रित किया उस पे बात हो जाए, क्योंकि आपने जिसको समर्थक के रूप में बैठाया वो उन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे से कन्नी काटी, उससे लगता है दाल में कुछ काला है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो संजय भंडारी का नाम लिया, जो हथियारों का हथियार व्यापारी है। तो उसका रॉबर्ट वाड्रा से क्या संबंध है? रॉबर्ट वाड्रा वहां जाके उसकी जो प्रॉपर्टी है ब्रिटेन में, लंदन में, वहां 4 दिन स्टे करते हैं। एक उनका संबंध है। उस संजय भंडारी का संबंध ये सीसी थम्पी से है, और जिस केस में एजेंसी जांच कर रही संजय भंडारी की, उस केस में ईडी ने नया आरोप पत्र जारी करने के लिए कहा है सीसी थम्पी के खिलाफ भी। सीसी थम्पी का रॉबर्ट वाड्रा का कैसे संबंध है? सीसी थम्पी का संबंध रॉबर्ट वाड्रा का जो पीएस है मनोज अरोड़ा, उसके थ्रू उसका संबंध है, और स्टेटमेंट दिया है सीसी थम्पी ने कि हम मनोज अरोड़ा के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा से दिल्ली में मुलाकात करते थे। ये कनेक्शन है इन तीनों लोगों का, यानी संजय भंडारी, सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा। और इन तीनों का क्या संबंध है? फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में 486 एकड़ की जमीन जी, 486 एकड़ जमीन थम्पी खरीदते हैं जी। करीब 5 एकड़ जमीन वहीं उसी दलाल के माध्यम से प्रियंका वाड्रा खरीदती हैं। उसी प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा भी जमीन खरीदते हैं, और मजेदार बात, उसी को बेच देते हैं। केवल इतनी कहानी नहीं है जो कह रहे हैं हमारे मित्र कि ये अपराध तो नहीं है। जो जमीनों की कीमत है उसका जो वेरिएशन है, अगर आप देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है। ये भी बात इन्होंने सही कहा कि अभी आरोपी नहीं बनाया है, तो डीडी न्यूज ने भी कहा आरोपी नहीं बनाया है। लेकिन इसी तरह का एक केस अभी शराब घोटाले में जो जांच हो रही है, उसमें भी
संजय सिंह का नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जांच में उनका नाम आया और आज उनको बेल देने से तमाम अदालतों ने मना कर दिया। लगातार जमानत मांगने पे जमानत नहीं दे रही अदालत, यानी उनके ऊपर गंभीर मामला चल रहा है। इसलिए अगर ईडी ने अपने चार्जशीट पे डाला है श्रीमती प्रियंका वाड्रा का नाम, रॉबर्ट वाड्रा का नाम, तो किस परिवार से आते हैं? ये परिवार कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी, तो खुद जमानती है। अरे भाई इस तरह नहीं बोलते राहुल जी। भाई देखिए थोड़ा सा इनको राहुल जी, मैं आपको वापस से मौका दूंगी बोलने का, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये सोनिया जी जमानती है, भ्रष्टाचार के मामले पे 50,000 की जमानत पर बेल पर है। श्री राहुल गांधी जी जमानती है 50,000 के, यानी पूरे परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह के अपराध में संलिप्त रहने का है, यानी राहुल जी आपके पास है, वापस आऊंगी एक बार प्रफुल्ल जी से, आपके पास वापस आऊंगी। जब आपको अवसर मिला तो आप अयोध्या पहुंच गए, जब इनको अवसर मिला तो अयोध्या पहुंच गए, जब अवसर मिला तो महाराष्ट्र पहुंच गए, तर्क दिया कन्नी काट के भाग गए आप। मनीषा आपने अपनी बात रखी, अब प्रफुल्ल जी से भी उनका विचार जान लेते हैं। तो ठीक है, लेकिन इनसे कहिए बीच में मत बोला करें, इनको तो अयोध्या और महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। मैं वापस आऊंगी राहुल जी, आपके पास तब अपनी बात रखिएगा, लेकिन प्रफुल्ल जी अभी जैसे बात की जाती है, या राहुल जी ने जैसे बात की कि भाई जैसे न्याय यात्रा शुरू हुई वैसे ही इन्होंने की बात शुरू हुई, खबर आई है वैसे ही इन्होंने इस तरीके की बात कर ली, लेकिन जाहिर है कि जांच तो पहले से ही चल रही होगी ना। और जब हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने खरीदी और उसी को बेच दी, जाहिर है कि ये कोई ये एक गलत काम नहीं हो सकता, लेकिन क्या कोइंसिडेंस है कि थम्पी ने भी किया, प्रियंका वाड्रा ने भी किया, यानी जब ईडी कुछ भी ऐसा मामला करता है या कुछ भी चार्जशीट दायर की जाती है, क्या उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि कहीं तो कुछ तो कारण रहा होगा कि जिक्र हुआ है? ममता जी, मुझे लगता है पॉलिटिकल एक्यूजेशंस जब कांग्रेस की सरकार थी तब सीबीआई ईडी को लेकर तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, तो मैं उन पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाऊंगा। दो तीन जो मूलभूत प्रश्न खड़े रहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के पास ऐसा क्या सर्टिफिकेट है कि इतनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड वो खरीद सकते हैं? कौन सा ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके आधार पर इस तरह के डील वो कर पाते हैं? कभी तो ये पब्लिक के सामने है, और खास करके तब जब कांग्रेस सत्ता में हो और हरियाणा में भी सत्ता में हो और डीएलएफ वाला मामला भी तार जुड़ते हैं। दूसरा, ये जो अभी का केस सामने आया है, ये सीपी थम्पी के स्टेटमेंट के बेसिस पर ये सामने आया है जी, जिसमें सीपी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया है कि न केवल दिल्ली में बल्कि दुबई में भी उनकी मीटिंग रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुई थी। तो केवल जमीन का लेन देन का मामला नहीं, उसमें जो ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग इसी को तो कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो खास करके लंदन, अब संजय भंडारी के क्रेडेंशियल्स को लेकर तो कोई शपथ पर भी उनकी सच्चाई का ये नहीं ले सकता, लेकिन यदि रॉबर्ट वाड्रा का उनके साथ लेन देन है तो वो किस तरह का लेन देन है, इसके बारे में स्पष्टता लाए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था पर हमको विश्वास रखना चाहिए। एजेंसीज के बारे में आपका जो भी मत हो, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था को हमको विश्वास रखना चाहिए। और जब केसेस हियरिंग के लिए, बल्कि क्योंकि पॉलिटिकली यदि वेंडेटा की बात रहती तो आसान था कि भाई आरोप पत्र दाखिल करे और किसी ना किसी तरह की कार्रवाई शुरू करे, लेकिन वो नहीं हुई है अभी तक। इसका कारण इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कहीं ना कहीं चल रही है जी। तो मुझे लगता है लैंड का क्वांटम, ट्रांजैक्शन का तरीका और जिनके पूरे क्रेडेंशियल्स ही ड्यूबियस रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध, इन तीनों पर मुझे लगता है कि एक बार चाहे प्रियंका वाड्रा हो चाहे स्वयं रॉबर्ट वाड्रा हो, एक बार क्लैरिटी से पब्लिक के सामने आ जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे में राहुल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक बात तो मानी जाती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आपको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो और अगर आपको लगता है कि अभी तक भी आप पाक साफ रहे हैं, तो ऐसे में आप भी कोई व्हाइट पेपर लेकर आ सकते थे, आप भी सरकार के ऊपर आरोप लगा सकते थे, आप भी अदालत जा सकते थे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता एक नागरिक के तौर पर भी
कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सामने आना चाहिए और व्यवस्था के तहत ही एक पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए। ममता जी, जो केतकर साहब ने जो सवाल उठाया उस सवाल का तो मैं भी समर्थन कर रहा हूं। देखिए, वो सवाल भारतीय जनता पार्टी कब से उठा रहे थे, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब वो कहते थे कि देखिए इस परिवार के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार की आरोप है, वाड्रा के मामले उसी जमाने से उठा के घूम रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में, उन्हें जेल में डालेंगे, आरोपियों को सजा दिलाएंगे। अभी अब इसके अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। उन सवालों के उत्तर अगर 10 साल बाद भी अभी भी लोग खोज ही रहे हैं तो फिर ये कमी क्या गांधी परिवार की कमी है या फिर ये सरकार की कमी है? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि सभी लोग जमानत पे रिहा है, सबके सब जमानत पे रिहा है। भाई, जमानत पे रिहा होना भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप आरोप किसी के ऊपर भी अनर्गल को झूठे आरोप लगा दीजिए। नेशनल हेराल्ड का मामला था, बताइए उसके जांच कब पूरे होंगे? हमें तो मनीष शुक्ला जी खाली एक चीज बता दें कि वो जांच 2024 में पूरी होगी, 2034 में पूरी होगी, 2044 में पूरी होगी, तभी तो पूरी होनी चाहिए कि जब भी चुनाव आने वाला होता है इनका बॉक्स खुल जाता है इनका। आप लालधारी, हम लोग अभी राजस्थान चुनाव था, ममता जी उसमें लालधारी का मामला खूब उछल-कूद मचा रहा था। राजस्थान चुनाव में लालधारी का मामला खत्म। अरे आपकी एजेंसियां गई क्या लालधारी खोजने के लिए? तो जो आरोप लगा के छवि खराब करने के जो आपके मामले थे वो अब जनता समझ चुकी है, उसको ठंडे बक्से में लोगों ने डाल दिया। चलिए राहुल जी, आपने अपनी बात रखी, एक बयान। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? देखिए ममता जी, जो बौखलाहट है राहुल जी की, उससे स्पष्ट है कि इनके पास तर्क का अभाव है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड का जो विषय था वो 2014 के पहले माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को एजेंसीज का दुरुपयोग तो करती नहीं, एजेंसीज अपने तरीके से काम कर रही है। आज नाम प्रियंका वाड्रा जी का आया है और निश्चित रूप से अगर कानून को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। अभी पूछ रहे थे क्यों इतनी लंबी प्रक्रिया चल रही है। संजय भंडारी विदेश भाग गया था, भारत सरकार ने प्रयास किया प्रत्यर्पण की, अब जाके मंजूरी मिली है, तो इसमें समय लग सकता है। लेकिन देखिए, मोदी जी का निश्चय है भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, और इस परिवार का, गांधी परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड है। और कोई जमानत, कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जमानत थोड़ी लिया इन्होंने, भ्रष्टाचार के विषय पर जमानत पर है। इसलिए इसमें कोई गर्व की बात नहीं है राहुल जी की आप कह रहे हैं कि ये भारत की प्रक्रिया है। हम भी कह रहे हैं कि हाँ, भारत के कानून की व्यवस्था है, जैसे आपने कहा जमानत पर बाहर है, वैसे ही प्रक्रिया है, उस पर जांच हो रही है। और जिस तरीके से कनेक्शन है रॉबर्ट वाड्रा के, जाके संजय भंडारी के घर में स्टे करते हैं ब्रिटेन में, संजय भंडारी के साथ थम्पी के रिश्ते हैं, थम्पी और प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा एक साथ एक ही गांव में, हरियाणा के गांव में जमीन खरीदते हैं। वो कौन सा सन है जब हरियाणा में और भारत सरकार दोनों कांग्रेस की होती है? इसके बाद तो नहीं इस तरह से 1 रुपए की जमीन 100 रुपए में बेच पाए हो वाड्रा परिवार। 2 करोड़ की पेंटिंग भी नहीं आजकल प्रियंका वाड्रा जी की बिक रही है। तो देखिए, ये सवाल सबके जेहन में है, जनता समझ रही है बात को और एजेंसीज काम कर रही है। हमको पूरा भरोसा है कि कानून भारत की जनधन की जो लूट हुई है उसका हिसाब जरूर करेगा। जी, ऐसे में प्रफुल्ल जी, क्या हर मसले में राजनीति करना या राजनीति के साथ जोड़ना कहां तक सही है? क्योंकि वही बात है कि कानून अपना काम कर रहा है, राजनेता अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का घालमेल, यानी हर बार जब भी ईडी का नाम आता है तो राजनीति चश्मे से उसको देखना, ये कहां तक सही है? देखिए ममता जी, अभी तो केवल ये विषय नहीं, इसमें तो स्वाभाविक है, कांग्रेस जब परिवार पर बनाती है तो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और ईडी की जो चार्जशीट दायर हुए उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि लॉन्ग थिक रिलेशनशिप विथ रॉबर्ट वाड्रा विच एक्सटेंड्स टू कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट। सीपी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के संबंधों के बारे में कहा गया है। तो ऑब्वियसली इस पर तो और एक परसेप्शन की बैटल है, क्योंकि चुनाव पास में आ रहा है, तो वो एक करप्शन का टैग तो कांग्रेस के साथ लगा हुआ है। कांग्रेस कितना भी नकारे 2011, 12, 13 का सबको जिस तरह का माहौल बना था पूरे एंटी करप्शन मूवमेंट का, वो सबको याद है। लेकिन ये सही में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं, जुडिशियल डिसीजंस के बारे में देखते हैं, इवन आर्म फोर्सेस के बारे में देखते हैं कि जिस तरह से ये एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज करना और पॉलिटिकली, और वो इतनी थिन लाइन हो जाती है कि एंटी मोदी, एंटी बीजेपी से लेकर फिर वो जो एंटी इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से, मतलब अब
जिस जुडिशियल नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है, मुझे लगता है आजकल आते हैं वो किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और ऐसे में हर मसले को सही तरीके से देखना और समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन प्रफुल्ल जी, मनीष जी और राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। लोकसभा चुनावों से पहले देश में विपक्षी खेमे में जिस तरह की उथल पुथल हो रही है, उसके बीच हर राजनीतिक गतिविधि का अपना महत्व है। और इसीलिए शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी सबकी नजर है। जदयू के भविष्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी अटकलें तेज हैं, तो वहीं भाजपा के हमले भी तेज हैं। दिल्ली में जदयू की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली में हैं। जदयू के भविष्य को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। यहां तक कि जंतर मंतर पर लगाए गए जदयू के तमाम पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों को निराधार बताते हुए इसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नियमित बैठक बताया है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन यानी ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जदयू एक रहेगी। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। अगर उन्होंने तेजस्वी को मान लिया, एक रास्ता,
दूसरा, उसके साथ जदयू को विलय करा दिया। यही दो रास्ता बचा है, अगर ये दोनों नहीं माने तो गर्दनिया पासपोर्ट। अब शुक्रवार को होने वाली जदयू की बैठक से ही साफ हो पाएगा कि सब कुछ नॉर्मल है का दावा कितना सही है। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के गुना में एक दर्दनाक बस हादसा हुआ जिसमें 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों के निलंबन के साथ साथ जांच के लिए 4 सदस्यों की समिति गठित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बगैर परमिट चलने वाले वाहनों के विरुद्ध भी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार रात को हुए दर्दनाक बस हादसे में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना के सड़क हादसे में घायलों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। मध्य प्रदेश शासन ने बस हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना न हो पाए। जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए। आज वहीं पे स्पॉट पे, चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुना सड़क हादसे पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के गुना में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत का समाचार दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के गुना में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही इस दुर्घटना में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कलेक्टर्स और एसपी को भी बगैर परमिट चलने वाले वाहनों पर सतर्कता बरतने और दोषियों के विरुद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार रात आरोन जा रही बस तेज रफ्तार डंपर से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। बस में करीब 30 से 40 यात्री सवार थे। ब्यूरो इनपुट के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना राज्य इकाई ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। ये प्रस्ताव आज हैदराबाद में आयोजित पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री डीके अरुण ने पेश किया। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वे आज हैदराबाद के संक्षिप्त दौरे पर थे। राज्य में पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री इस दिशा में कई पहल कर रहे हैं। इस संदर्भ में पीएम मोदी का फिर से सत्ता में लौटना महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव में कहा गया है और पार्टी कैडर से प्रत्येक घर का दौरा करने और लोगों को मोदी सरकार की साहसिक पहल और लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए शुरू की गई विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए भी कहा गया है। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि वे पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विश्वास जताया कि पार्टी को 2024 के चुनावों में 350 से अधिक सीटें मिलेंगी और अगर पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेगा तो 350 से 400 सीटें जीतना संभव है। इससे पहले अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। उन्हें अगले चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया। यात्रा के हिस्से के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने चार मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया और विशेष पूजा की। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने गुरुवार को दिव्यांग के सहायक उपकरण वितरित किए। अमेठी के गौरीगंज स्थित नवोदय विद्यालय में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 529 दिव्यांगजन में लगभग 1108 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, जिनकी कीमत लगभग 1,25 लाख रुपए है। कार्यक्रम के दौरान 394 ट्राईसाइकिल्स, 131 मोटराइज्ड साइकिल्स, 338 बैसाखी, 50 फोल्डिंग चेयर इत्यादि उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांगजन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज का दिन आप लोगों के लिए जीवन में हो रही कठिनाइयों को कम करने आया है। ये सहायक उपकरण आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भरेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि अमेठी के प्रत्येक नागरिक को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले और इसी दिशा में ये एक छोटा सा प्रयास है। वहीं सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजन भी काफी उत्साहित नजर आए। सरकार द्वारा जो ये वितरण हुआ है, इससे सामाजिक लोगों को जो दिव्यांग हैं उनको बहुत बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। और मार्केट में जैसे है या छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी उनको बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकलांग लोगों को एक साइकिल मोटराइज उन्होंने दिया है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2024 में भी उनको सांसद मुकम्मल रहना है अमेठी क्षेत्र में, इसलिए हम सब विकलांग लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दीदी स्मृति ईरानी की तरफ से सभी विकलांग जनों को मोटराइज साइकिल दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम विकलांग भाई बहुत बड़ी सौभाग्य के साथ हमेशा के लिए आशीर्वाद देते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आज एमएसएमई के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक लॉन्च की। ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और कन्नड़ में उपलब्ध है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे एमएसएमई के लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, जिसमें भारत के स्वदेशी उत्पादों की दुनिया में बढ़ती मांग को बाहर के बाजार में भेजना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे क्राफ्टमैन, कामगारों, किसानों आदि के लिए अपने उत्पादों को अच्छे दाम पर बेचना आसान हो जाएगा और साथ ही नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने नए साल के शुरुआती दिनों में अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की प्रदर्शनी दिल्ली में लगाए जाने की भी जानकारी दी। This book is encouraging MSMEs to get set and start exporting, which will be a one-stop shop, giving the what, where, when and how to promote exports through e-commerce. This was part of our foreign trade policy 2023 ambitious target to increase merchandise exports to $1 trillion by 2030. And in some sense, this is also reflective of the whole of the government approach that Prime Minister Modi has brought to India. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में नारियल किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी। नारियल की गरी का एमएसपी बढ़ाया गया और पिछले साल की तुलना में इस साल मिलिंग कोपरा की एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा की एमएसपी 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है और अब मिलिंग कोपरा के लिए किसानों को 11,160 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे, जबकि बॉल कोपरा के लिए किसानों को 12,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। केंद्र सरकार की इस घोषणा से नारियल किसान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनके लिए बेहतर और लाभदायक आय सुनिश्चित होगी। कोयंबटूर जिले के पोलाची के नारियल किसानों ने कहा कि इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारियल उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। नारियल किसानों ने इस घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की इस घोषणा से किसानों को नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये बहुत अच्छा है कि केंद्र सरकार ने खोपरा नारियल का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। न्यूनतम कीमत 105 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 108 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं प्रति क्विंटल 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खोपरा नारियल की कीमतों में गिरावट की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि की घोषणा की गई है, जिससे नारियल किसानों में खुशी है।
इस घोषणा से तमिलनाडु के 1 लाख से अधिक नारियल किसानों को लाभ होगा। और अगर सरकार हमसे अधिक प्रतिशत खोपरा नारियल खरीदती है और राशन की दुकानों के माध्यम से जनता को नारियल तेल वितरित करती है तो नारियल की खेती को बढ़ावा मिलेगा। खोपरा नारियल की न्यूनतम कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। ये हमारे जैसे नारियल किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस मूल्य वृद्धि की घोषणा से तमिलनाडु के 1,90,000 किसानों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान भी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। उसी तरह अब कठिन परिस्थिति में न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की गई है। इसलिए हम घोषणा के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। और गोवा से बागेदार सहकारी व्यापार संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र सवाईकर ने खोपरा के लिए एमएसपी बढ़ाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से किसानों को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कल निर्णय लिया है कि कोपरा जो उत्पादन होता है उसको एमएसपी बढ़ाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत गोवा बागायतदार सहकारी खरीदी बिक्री संस्था के माध्यम तरफ से स्वागत करता हूं, क्योंकि गोवा में भी कोपरा बहुत पैमाने पर होता है, लेकिन उसका जो दर है वो दर उसको अच्छा, वो जो फार्मर है उसको अच्छी तरह से नहीं मिलता है, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है। और इसीलिए हमारे केंद्र की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है वो हमारे जो कोपरा उत्पादन करने वाले हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान बंधु हैं, उनके लिए बहुत उसका फायदा मिलेगा। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। और न्यूज़ नाइट में ब्रेक के बाद अब बात रामनगरी अयोध्या की।
22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और विश्व भर में राम भक्तों द्वारा मनाया जाएगा रामोत्सव। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनगरी अयोध्या जाएंगे और 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से अयोध्या प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की और राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को मदिरा की बिक्री से पूर्णतया प्रतिबंधित रखा जाएगा। अयोध्या तत्पर है, तैयार है अपने रामलला के स्वागत के लिए। भव्यता और दिव्यता का संगम हर जगह देखने को मिल रहा है। इस बीच विष्णु शंख टीम ने अयोध्या के रंग महल मंदिर में भगवान श्री राम की स्तुति के लिए शंख बजाया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से अयोध्या प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरणीय समारोह बनाने के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले पूरे शहर को फूलों से सजाया गया और राम कथा पार्क में विशेष तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही राज्य की 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य परियोजनाओं से संबंधित लगभग 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इस बीच श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने गुरुवार को जिले के शीर्ष अधिकारी के साथ राम जन्मभूमि पथ और परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2023 तक और दूसरा चरण 2024 में पूरा होगा। गुणवत्ता के आधार पर अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य हैं वो होंगे। अयोध्या में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रामनगरी अयोध्या को शराब मुक्त घोषित किया जा चुका है। 5 कोस की परिधि के मार्ग पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस मार्ग से अब शराब की सभी दुकानें हटाई जाएंगी। ये निर्णय लोगों का था निर्देशन में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, हम पूरी तरीके से शराब बंदी वहाँ करें, प्रतिबंधित करें बेचना, शराब का बिकना। और हमने जितनी भी दुकानें आवंटित थी उस क्षेत्र में हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या को अलौकिक स्वरूप दिया जा रहा है। भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जो विकास परियोजनाएं जिनका शिलान्यास करेंगे उनमें शामिल है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी। स्टेशन की नई इमारत में यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ इसकी बनावट और झलक
श्रद्धालुओं को त्रेता युग की रामनगरी में पहुंचा देगी। कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। रोशनी से नहाया विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये है प्रभु राम की नगरी अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम जंक्शन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम स्टेशन को राम भक्तों और देश को समर्पित करेंगे। वर्षों से विकास की राह ताकती अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है कि यहाँ की सुविधाओं के आगे बड़े एयरपोर्ट भी फीके पड़ जाएंगे। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जहां पुराने रेलवे स्टेशन में 5000 यात्रियों की क्षमता थी, अब नए रेलवे स्टेशन में 50,000 यात्रियों की क्षमता है। आने वाले समय में चरण 2 में जब इसका कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ेगा तो इसकी क्षमता 22 जनवरी यानी कि जिस दिन का सबको इंतजार है उसके बाद से जैसे जैसे श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी, इस स्टेशन की क्षमता 1 लाख यात्रियों की हो जाएगी। स्टेशन को त्रेता युग की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर के रूप में विकसित स्टेशन से ही श्रद्धालु भगवान राम की अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। इसकी एक खासियत है शिखर की शोभा बढ़ाता मुकुट। सेंट्रल हॉल में एक मुकुट है और स्टेशन के दोनों तरफ शिखर है। मुख्य भवन की बाहरी दीवारें गुलाबी पत्थरों से निर्मित हैं, तो स्टेशन की बाहरी दीवारों के लिए इस्तेमाल हुआ है राजस्थान का बंसी पहाड़पुर पत्थर। राम मंदिर के निर्माण में भी इसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अयोध्या धाम स्टेशन में पुरातन और आधुनिकता का पूरा समावेश किया गया है। 10,000 स्क्वायर मीटर में बना स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्टेशन के अंदर 6 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर हैं। 2 फूड प्लाजा के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही डिजिटल क्लॉक रूम है, तो गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए अलग कमरे बनाए गए हैं। अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु के लिए स्टेशन पर आराम करने की व्यवस्था है। फर्स्ट फ्लोर पर एसी डॉर्मेट्रीज और रिटायरिंग रूम है। रेलवे ने 72,000 स्क्वायर मीटर का एयर कॉन्कोर्स बनाया है। ये भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से भी बड़ा है, जो कि 2,000 स्क्वायर मीटर में बना है। नए निर्माण में 3 प्लेटफॉर्म है। दूसरे चरण के निर्माण का काम पूरा होने पर अयोध्या धाम स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएंगे। अयोध्या आने वालों में नए स्टेशन के निर्माण को लेकर भी काफी उत्साह है। अब ये लगता है कि हम धर्म नगरी में आ गए हैं। महसूस होता है, इसके पहले जब आए थे तो अयोध्या लगता था कि यहाँ हमारा राम जन्मभूमि है, लेकिन नहीं, इस बार ये एहसास हुआ कि नहीं, हम सही जगह आए और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा है। ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि आज हम जैसे त्रेता युग में आ गए हो। हर चीज़ यहाँ पर बदली हुई नज़र आ रही है। हर चीज़ यहाँ पर हमारे को पहले से सुव्यवस्थित और सुंदर नज़र आ रही है। स्टेशन से राम मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। 1 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम स्टेशन को खोल दिया जाएगा। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहे न्यूज नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए।
लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने दौरे के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंडोलॉजिस्ट के एक समूह को संबोधित किया। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा मिलने से नए शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में NH 208 के चौड़ीकरण और सुधार को मंजूरी दी है। इसमें खोवाई से हरियाणा तक कुल 134.9 किलोमीटर हिस्सा शामिल होगा। इस परियोजना पर करीब 2486.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बिहार को 6 लेन के नए केबल ब्रिज की सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलकर इस्तीफा सौंपा है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुरूप फैसला लिया गया है। अभिनेता, राजनेता और DMD के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का आज निधन हो गया है। चेन्नई के एक निजी अस्पताल में विजयकांत भर्ती थे। विजयकांत का अस्पताल में सांस की बीमारी का इलाज चल रहा था। नशा तस्करी मामले में अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया को SIT ने फिर सम्मन भेजा है। 30 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।